अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूँ फवाद ज़ैदी और मैं हूँ सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे वज़ीर आज़म के अहम बयान से। इमरान खान ने कहा है कि जुल्म कहीं भी हो किसी सूरत कबूल नहीं। डेरा गाजी खान में डाकुओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म ने रेंजर्स को ऑपरेशन का हुक्म दे दिया। लिया में तकरीब से खिताब में कहा, डाकुओं ने इंतहा कर दी है। पहले गरीब पर जुल्म के पहाड़ तोड़े और फिर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की, लेकिन अब ये सब नहीं चलेगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की कराची रवानगी से कबल इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म की हिदायत पर सिंध का दौरा कर रहा हूँ। इमरान खान को अमन व अमान से मुताल्लिक रिपोर्ट पेश करूँगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात भी होगी। अल्लाह अच्छा करेगा। प्राइम मिनिस्टर साहब की हिदायत पर हम जा रहे हैं और कल सब लोगों से मुलाकात होगी। मिशन क्या है दौरा सिंध का? अमन व अमान की रिपोर्ट देनी है वापस पीएम साहब को आगे। अच्छा सर, वज़ीर आला से भी मुलाकात हो रही है इंशाअल्लाह होगी। और इसके साथ साथ रेंजर्स हेडक्वार्टर भी होगी और सब लोगों से। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह वज़ीर दाखिला के दौरे से ही लाइव निकले। कहा, इस तरह टीवी और ट्विटर पर हुकूमतें नहीं चला करती। पुलिस ने पहले भी सिंध के इलाके में अमन कायम किया, अब भी ज़रूर करेगी। ज़रूरत पड़ी तो फ़ौज और रेंजर्स की मदद भी ली जाएगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की शिकारपुर आमद। वज़ीर दाखिला शेख रशीद के दौरे से मुतालिक सवाल हुआ तो लाइल्मी का इजहार कर दिया। कहा, हुकूमतें ऐसे नहीं चलती। आने की इत्तला मुझे नहीं है, मैंने भी टीवी पे सुना है जो कि इस तरीके से हुकूमतें काम नहीं करती हैं, टीवी के थ्रू और ट्विटर और मीडिया के थ्रू। आज मैं तो कहूँगा कि सिंध क्यों नहीं आए, शिकारपुर आए, आप कच्चे में आए, जहाँ आना है उनका अपना मुल्क है। वज़ीर आला ने इस तासुर को भी मुस्तरद कर दिया कि विफाक और सिंध आमने सामने हैं। इस वक्त जो कंट्रोल किया है पिछले यहाँ तो हर किस्म की फौज भी रही है, पुलिस भी रही है, कंट्रोल हमारी पुलिस ने किया है, इंशाअल्लाह ताला आगे भी करेगी और अगर किसी और इदारे की मदद की ज़रूरत हुई तो हम मदद लेंगे। मुराद अली शाह ने कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में शहीद होने वाले एहलकार मुनव्वर और फोटोग्राफर हसीब शेख के घर जाकर वरसा से ताज़ियत की। उनका कहना था कि शुहदा की कुर्बानियाँ रायगान नहीं जाएंगी, अहले खाना का हर तरह से ख्याल रखा जाएगा। SSP ऑफिस में वज़ीर आला ने शुहदा की यादगार पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। अभी अहम अपडेट ये है कि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद 2 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गए हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें, वज़ीर दाखिला शेख रशीद वज़ीर आज़म की हिदायत पर कराची पहुंचे हैं और वो इस दौरे में अमन व अमान से मुतालिक एक रिपोर्ट तैयार करेंगे जो कि वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। बात करेंगे अब्बास शब्बीर से। अब्बास, बताइए इस दौरे के हवाले से। देखिए, वज़ीर आज़म की हिदायत पर वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कुछ ही देर पहले कराची पहुंचे हैं, जहाँ पर अमन व अमान का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ मीटिंग्स में शिरकत करेंगे। DG रेंजर्स से सुबह मुलाकात होगी, जहाँ पर रेंजर्स की तरफ से अमन व अमान की सूरत हाल पर वज़ीर दाखिला को ब्रीफ किया जाएगा। उसके बाद जो शेड्यूल मुलाकात है उसमें वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी वाकई वज़ीर दाखिला शेख रशीद मिलेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से भी 1-on-1 मुलाकात है। ठीक है अब्बास, इस दौरे से मुतालिक आप बता रहे हैं, इस वक्त वज़ीर दाखिला सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी कर रहे हैं, वो सुनवा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची मीडिया ने हमेशा मोहब्बत दी है, बचपन से जब मैं स्टूडेंट वर्कर था। प्राइम मिनिस्टर साहब को कल पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग में असद उमर साहब ने और गवर्नर साहब ने ये कहा कि मुझे कराची भेजा जाए और मैं कराची के हालात पर एक रिपोर्ट जो है प्राइम मिनिस्टर साहब को सबमिट करूं और कल मैं आपको तफसीली 4 बजे मैरियट में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता सकूंगा। सुबह मैं आज अभी रेंजर से हेडक्वार्टर में मीटिंग होगी तफसीली हालात पे और सुबह मैं मुराद अली शाह साहब से भी मिलूँगा 10 बजे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सूबे का मसला है, लेकिन ऐसा मुल्क में हजान बर्पा हो चुका है जैसे कराची जल रहा है और कराची में आग और खून की, यानी सिंध में शिकारपुर से लेके जैकबाबाद से लेके। सो मैं एक चीज़ वाज़े करना चाहता हूँ कि मैं किसी मिशन पे नहीं हूँ। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सूबे का मसला है और कल 1 बजे लंच गवर्नर साहब का है, वहाँ भी मैं जाऊँगा। 4 बजे मैं मीडिया से मैरिट में बात करूँगा और 12 बजे नादरा का बहुत बड़ी चोर बाजारी है, लूट मार है नादरा में,
करप्शन के ढेर हैं इस मुल्क में, सफाया करना है। नया चेयरमैन आ जाए उससे मिलकर, और फिर 6 बजे भी 5:30-6 बजे जो अदारों से मीटिंग है, सो कोशिश करूँगा कि 4 बजे आपको मैं एक तफसीली बातचीत आपसे आध घंटे होती तो मेरी शिकारपुर का मामला है, शिकारपुर के हवाले से जो अब तक आपके पास रिपोर्ट है क्या है? शिकारपुर के हवाले से खास तौर पर कश्मीर शाह साहब से मेरी जाती बात हुई थी। अब मैं इस उम्र में झूठ तो नहीं बोलता जी। मुराद शाह साहब से मेरी जाती बात हुई थी, तो नाश्ता है, नाश्ते के बाद मैंने कहा नहीं 10 बजे मीटिंग रख लें, क्योंकि 3-4 मीटिंग है। ये कहना कि मैं गैर जिम्मेदार हूँ, मैं 15वीं वजारत कर रहा हूँ। मुराद अली शाह साहब का मेरे लिए एहतराम है, लेकिन बात वही करूँगा, वही रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को सबमिट करूंगा जो हकायक में मौजूद है। एक पंजाब में एक लाठी ग्रुप आया हुआ है, कोई ग्रुप नहीं है इस मुल्क में। पीटीआई में एक ही ग्रुप है जिसका नाम है इमरान खान। पंजाब डाकुओं की गैंग है। देखें जब से मैंने होश संभाला है, यहाँ सारे डाकू बाहर से ही आते हैं। रिंग रोड के बारे में और रिंग रोड वो एक्शन हो गया, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। TLP की कमेटी भी बन गई है। TLP पे भी आज अच्छी खबरें करें कि हमने देखें PIA ने इतना बड़ा केस जीता है। ये मीडिया कोई बात नहीं करेगा कि इमरान खान के दौर में रैकेटिंग में इतना बड़ा अहम फैसला हुआ है, बिलियन एंड बिलियंस का। अब आप आखिरी 4 सवाल करें। अच्छा 5 कर लें, 5 ये बता दें आपका सवाल हो गया। मेरा सवाल है, एक मिनट। मेरा सवाल ये है कि देखें कई मसाइल पर वफाक और सूबा जो है वो अलग अलग पेज पर नजर आते हैं। अब अमन अमान का मामला भी जहाँ पर है, तो आज वज़ीर आला सिंध ने शिकारपुर का रुख कर लिया क्योंकि उनको पता चल गया कि आज आप आ रहे हैं। नहीं, अच्छी बात है, लेकिन बात यह है कि क्या वफाक ऑपरेशन करना चाह रहा है, क्योंकि आज की मुराद अली कोई गवर्नर रूल नहीं है जो आप कह रहे हैं कि कोई गवर्नर राज आ रहा है, कोई हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं। हम रेंजर से बात करके, FC से बात करके, जो दूसरे एहसास अदारे हैं उनसे बात करके, इसलिए सुबह 10 बजे मिल रहे हैं और 1 बजे गवर्नर से मिल रहे हैं। फैसला इमरान खान का है। देखें अभी सारे लोग, आपको इतनी गुजारिशात है मेरी कि जो रिपोर्ट सबमिट करनी है फैसला इमरान खान ने करना है, उसका करना है। सेकंड क्वेश्चन, गवर्नमेंट कर रही है कि जो हैवी वेपन्स हैं डाकुओं के पास, उसकी जिम्मेदारी वफाक की है, वो बताएं कि इनके पास कैसे आए। आउटसाइड बॉर्डर आते हैं। इमरान खान के दौर में छर्रे का लाइसेंस नहीं जारी हुआ, ये इन्हीं के दौर में शामिल हुआ। मैं बतौर वजीर दाखिला ये कहता हूँ कि समरी चली गई है असेंबली में। इमरान खान के दौर में इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से किसी छर्रे की बंदूक का भी लाइसेंस नहीं जाए जो गुब्बारे फाड़ने वाली होती है। सेकंड क्वेश्चन, शेख साहब वो लाठी ग्रुप के बारे में बताया ना, डेरा गाजी खान के। ओके, इसकी मैं आपको जिम्मेदारी लेता हूं कि मंशियात का कराची से सफाया करना। जो काम मेरे ज़िम्मे है वो जो ANF है उसके जनरल साहब से बात करके मैं इंशाअल्लाह ताला इसकी मैं जिम्मेदारी देता हूं। बाकी लॉ एंड ऑर्डर सिंध की गवर्नमेंट का मसला है, ये आप याद रखें। के हवाले से रेंजर्स फौज की मदद लेना या रेंजर्स को मजीद अख्तियार देने के अलावा कोई ऑप्शन दे रहे हैं? देखिए मैं तो जिसको डील करता हूँ वो यही है। मैंने आपको खुद कह दिया कि कल 4 बजे तफसीली इन सारे अदारों से मीटिंग करने के बाद मैं इस पोजीशन में हूँगा। मैं अभी वैसे ही आपको हवाई बयान दे दूं उसका कोई फायदा नहीं। शेख साहब आपने जिक्र किया, आप कहते हैं कि चीनी का मामला शहजाद अकबर देखेंगे, एहतसाब का मामला शहजाद अकबर देखेंगे, नादरा का मामला असद उमर देखेंगे, तो वजारत नादरा का मैं देखूंगा, नादरा का मैं देखूंगा और आपको देखकर बताऊंगा कि किस तरह देखा जाता है। जिस तरह शिनाख्ती कार्ड इन चोरों ने जारी किए हैं इनसे वो करूंगा जो याद रखेंगे। नहीं आप कह रहे हैं, अभी मैं पूरे 5 साल टिका के तुन के इमरान खान हुकूमत करेगा। पूरे 5 साल इमरान खान तुन के हुकूमत करेगा। यार एक एक सवाल करो, कराची को क्या हो गया यार? ये वो कराची नहीं रहा जो पहले होता था। अंदरूनी सिंध में पुलिस के पास ना वेपन है, ना रॉकेट लॉन्चर है, जो कैपेबिलिटी है। मुराद अली शाह साहब जिस किस्म का लॉ एंड ऑर्डर के लिए हम ये चाहते हैं कि मरकज और अब सवाल कर लिए ना यार, बात तो करने दो ना, क्या मजाक है आपको सवाल। जो मुराद अली शाह साहब कहेंगे उनके साथ लॉ एंड ऑर्डर के मसले में
सारे सिंध को साफ करेंगे, अमन का गहवारा बनाएंगे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सुबह ही मसला है। शेख साहब आईजी साहब मैं आपको जो बात अर्ज करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ सिंध के मसले की बात नहीं करने आया, मैं लॉ एंड ऑर्डर के मसले की बात करने आया हूँ। ना मैं किसी की वजारत में मदाखलत करता हूँ, ना किसी को करने देता हूँ। मुराद अली शाह से और गवर्नर सिंध से और एफसी से और रेंजर से और हसास अदारों से बात करने के बाद 4 बजे 15 मिनट की बजाय आधा घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस। आईजी की तब्दीली ज़ेरे गौर है, आईजी की तब्दीली, आईजी को हटाना को ज़ेरे गौर है। गैंग जो है वो सरगर्म है सर, क्या उनके पीछे भी जाएंगे, क्या करेंगे? बाबा में भी डकैतियां हो रही हैं। बाबा, जहाँ जहाँ ला कानूनियत होगी वहाँ के सूबे को सपोर्ट करेंगे। FIA जो चीनी स्कैंडल से तहकीकात कर रही है और FIA के हवाले से भी जब आप कराची आए थे तो आपने कहा था बहुत सारी तब्दीलियां हम करते जा रहे हैं, वो इन्वेस्टिगेशन FIA की आधे लोगों को तब्दील कर दिया है, कल और आज आधे हो जाएंगे। नादरा का मैं आपको कहने जा रहा हूँ कि यहाँ इन्होंने शनाख्ती कार्डों में बहुत बड़ी गैर जिम्मेदारी की, इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे, ऐसा एक्शन लेंगे कि आप याद रखें। मेरा लास्ट सर, तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत इतने बौखलाहट के शिकार की हो गई आपको भेजने पर। देखिए, मैं प्राइम मिनिस्टर की टीम का एक वजीर हूँ। प्राइम मिनिस्टर ने मुझे हुक्म दिया है असद उमर और गवर्नर सिंध साहब के कहने पे कि मैं कराची जाऊं और प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करूं। मैं किसी के जिसने मुझे ऑर्डर दिए हैं उसको रिपोर्ट सबमिट करूंगा, कल वापस जाऊंगा, परसों का। सर आखिरी सवाल ले लें सर, आईजी की तब्दीली कोई ज़ेरे गौर है? मेरे पास भाई अभी तो मैं जाऊंगा और रेंजर्स को मिलूंगा, एफसी को मिलूंगा, दूसरों को मिलूंगा। अब वक्त से पहले ही कराची को तो पता नहीं क्या हो गया। सर कल 1 घंटे की होनी चाहिए। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने कराची पहुंचते ही सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ये बताया है कि आज रेंजर्स हेडक्वार्टर में मीटिंग होगी, डीजी रेंजर से मुलाकात होगी, अमन अमान से मुतालिक इजलास की सदारत करेंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि वाज़े कर दूं कि मैं किसी मिशन पर नहीं, लॉ एंड ऑर्डर सूबे का मसला है, कराची जल रहा है। वज़ीर आला सिंध का एहतराम है, लेकिन रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करूंगा। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि तमाम इदारों से मीटिंग करने के बाद कल 4 बजे मीडिया ब्रीफिंग दूंगा। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह सैयद मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि सिंध पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तासुब ज़दा हुकूमत मुलविस है, जिसने कराची में ऐसे अफसर लगाए हैं जो शहर को मफतूहा इलाका समझ रहे हैं। ये जो सिंध की सूबाई हुकूमत है, ये तासुब ज़दा हुकूमत है, तासुब ज़दा हुकूमत है। खुली छुट्टी दे रखी है, जंगली किस्म के अफसरों को लगा रखा है यहाँ पर लाकर शहर में, जिनको जानवरों से बदतर है, जिन्होंने शहर पहली दफा देखा हो, उनको लाकर लगा रखा। उनको ये शहर जो है मफतूहा इलाके के तौर पर नजर आ गया है। उन्होंने इस कोरोना वायरस को भी कराची से बदला लेने का एक मौका जाना है। करोड़ों रुपए रोजाना इस कोरोना वायरस के लॉकडाउन के चक्कर में पुलिस और सरकारी इदारे रिश्वत के तौर पर कराची वालों से निकलवा रहे हैं। एक जालिमाना रिवाज, एक जालिमाना कोटा सिस्टम सिंध में राइज है, उस कोटा सिस्टम पे भी अमल नहीं कर रहे। 60 देही 40 शहरी जाली डोमिसाइल बनाकर 40% शहरी कोटे को भी यहाँ के रहने वाले नौजवानों को रोजगार नहीं दे रहे। नैब जैसा इदारा भी अपने लेटर को वापस ले लेता है इस प्रोविंशियल गवर्नमेंट के सामने, कोई बात करने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इमरान खान की हुकूमत चलानी है भाई वफाक में, तो पीपल्स पार्टी को मत छेड़ो, यहाँ पे जो करती है करने दो। इदारों को बताना चाहता हूँ कि ये पीपल्स पार्टी जो शहरी इलाकों के साथ कर रही है, ये नेशनल सिक्योरिटी के इशू है। इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे इमरान खान साहब, क्या करप्शन खत्म हो गई सिंध में? किस आदमी को पकड़ा है उन्होंने, किसको सजा दी है? तो चूंकि पीटीआई की हुकूमत को ये पता है पीपल्स पार्टी की वजह से हमारी हुकूमत चल रही है, हमें गिराना नहीं चाह रहे, इसलिए उन्होंने सिंध में उनको खुली आज़ादी दे रखी है। जब सवाल का इख्तियार ही नहीं तो जवाब कैसा? बिलावल भुट्टो ने मरियम नवाज का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। बदीन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीडीएम का शो कॉज मैंने फाड़ा, किसी नवाज या किसी मरियम को जवाब दे नहीं हूँ। फजलुर रहमान की इज्जत करते हैं लेकिन उसूली मौक़िफ़ नहीं बदलते।
कागज फाड़े थे, उसका जवाब दिया। मैंने उस शो कॉज नोटिस को पढ़ा है, मेरा मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं। उसका जवाब अभी तक नहीं आया। ना हम मरियम शरीफ साहिबा को जवाब दे है, ना हम मियाँ साहब को जवाब दे है। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों को जवाब दे हैं। जमहूरियत का बहाली चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुखालफत करने के बजाय अपोजिशन को, दोस्तों को, हुकूमत को निशाना बनाना चाहिए। पता नहीं क्या शौक है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब है, सदर मुस्लिम लीग शहबाज शरीफ साहब है। जो शहबाज शरीफ साहब कहेगा उसका बयानिया को, मौक़िफ़ को मुस्लिम लीग की पॉलिसी समझेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब के लिए बड़ा हम इज्जत करते हैं, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना मौक़िफ़ तब्दील नहीं करती। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अपोजिशन पार्टीज को दावत दे के बजट पे बात कर रहा है, पार्लिमानी अपोजिशन के बात कर रहा है। मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ PDM के हर जमात ने मान लिया है कि ना वो इस्तीफा देंगे, वो पार्लियामान में बैठ के अपोजिशन करेंगे। बाकी जो वो बयानबाजी करते हैं उस पर आप मुझसे कमेंट ना लें। ओह माय गॉड। खबरों में आगे देखिए, तर्जुमान सवालों से परेशान। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी की PDM में वापसी मशरूत कर दी है। नून लीग की गैर रस्मी मुशावरती बैठक में बड़ा फैसला सामने आ गया। PDM में वापसी के लिए यूसुफ रजा गिलानी का अपोजिशन सेनेट का ओहदा छोड़ने की शर्त आयद कर दी गई है। बात करेंगे समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून की राय या शर्त है या इसमें मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत भी हासिल है? देखिए, पहले तो ये फैसला मुस्लिम लीग नून ने करना था कि वो पीपल्स पार्टी के साथ आगे चलना चाहती है या नहीं। तो इसमें जो गैर रस्मी मुशावरत हुई है उसमें ये फैसला किया गया है कि पीपल्स पार्टी ने अगर PDM में वापस आना है तो उसके लिए मशरूत शर्त है कि पहले सेनेट से अपोजिशन लीडर का जो ओहदा है उससे दस्तबरदार और फिर इत्तेहाद में वापसी मुमकिन हो सकती है। तो ये शर्त आयद की गई है कि यूसुफ रजा गिलानी ओहदा छोड़ दें और अब बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग नून के इस फैसले से मौलाना फजलुर रहमान की भी राय लेगी। और ये बताया जा रहा है कि चूंकि PDM का सरबराह मौलाना फजलुर रहमान है और उन्होंने फैसला कर रहे हैं, उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग नून के इस फैसले की तौसीक कर दी गई है। और दो जमाती फैसले में कायद नून लीग शहबाज शरीफ जो है उनकी राय को शामिल नहीं किया गया है। और ये राय सामने आई कि जहां से इत्तेहाद टूटा था वहीं से दोबारा जोड़ा जाए तो बात आगे चल सकती है। यानी जो ओहदे के लिए तगोदो की पीपल्स पार्टी ने उससे वापस आए, ओहदा छोड़े और उसके बाद बाकी मामला जो है मुस्लिम लीग नून भी पस से पुश डालकर आगे चल सकती है। तो ये अब बाकायदा तौर पर शर्त आज कर दी गई है जिसमें मुस्लिम लीग नून और JUI जो कि PDM की दो बड़ी जमातें हैं उनकी हिमायत हासिल है। और इसके साथ साथ इतलात ये भी हैं कि गिलानी मुस्ताफी हो गए तो शो कॉज नोटिस के जवाब पर जोर नहीं दिया जाएगा। उस्मान, तफसील के लिए शुक्रिया। अपोजिशन इत्तेहाद के हवाले से मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग का तवील मुशावरती इजलास हुआ। इजलास में फैसला किया गया कि पार्लियामेंट की हद तक मियां शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातों को साथ लेकर चलें, जबकि PDM में पार्टी का मौक़िफ़ वही है जो शाहिद खाकान अब्बासी बयान कर चुके हैं। नईम अशरफ भट्ट की रिपोर्ट। नून लीग की इस्लामाबाद में 5 घंटे की तवील बैठक, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की शिरकत। नवाज शरीफ ने पार्टी को सियासी रास्ता दिखा दिया, वीडियो लिंक पर इजलास की सदारत की। ज़राए के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया है कि कौमी असम्बली में बतौर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी और ANP समेत तमाम अपोजिशन की जमातों के साथ मुशावरत के साथ मुश्तरका हिकमत अमली अपनाएंगे। हुकूमत को बजट समेत हर मामले पर टफ टाइम दिया जाएगा। PDM में पीपल्स पार्टी और ANP की वापसी पर नवाज शरीफ समेत अक्सरियत ने शाहिद खाकान अब्बासी के मौक़िफ़ की तायद की और अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराही इजलास में इसी राय को कायम रखने का फैसला हुआ, जिसके मुताबिक पीपल्स पार्टी को PDM की तमाम जमातों को मुतमईन करना होगा। सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए बाप पार्टी से वोट लेने पर शोकाज नोटिस का जवाब देना भी जरूरी करार दिया गया है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी की PDM में वापसी के मामले पर सरबराही इजलास में दोबारा बात होगी और 7 जमातों के मौक़िफ़ के बाद नून लीग हतमी लाहे अमल बनाएगी। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार ने रुकने पंजाब असम्बली की हैसियत से हलफ उठा लिया। ईवान में उन्हें सूबाई वज़रा की नशिस्त पर बिठाया गया। हलफ उठाने के बाद कायम मकाम स्पीकर ने उन्हें इजहार ख्याल की दावत दी, जिस पर उन्होंने माजरत कर ली। अब्बास नकवी की रिपोर्ट देखिए। इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ चौधरी निसार पंजाब असम्बली के रुकन बन गए। साबिक वजीर दाखिला ने 2 साल 10 माह बाद हलफ उठाया। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई। वो पंजाब असम्बली पहुँचे तो कारकुन भी उनके साथ आए। हलफ से पहले उन्होंने कायम मुकाम स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी और सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी से मुलाकात की। फिर हुकूमती अरकान वाले गेट से ईवान में आए और वज़रा की नशिस्त पर बैठे।
हलफ लेने के बाद दोस्त मोहम्मद मजारी ने चौधरी निसार को खिताब की दावत दी, ताहम चौधरी निसार ने माजरत कर ली। सहाफियों ने जब उनसे सवाल किया कि वो किस पार्टी में जा रहे हैं तो जवाबन उनका कहना था कि अभी कहीं नहीं जा रहा, जल्द मीडिया से तफसीली बात करूंगा। हलफ उठाने के बाद चौधरी निसार सिर्फ 10 मिनट ही इजलास में शरीक रहे और फिर रवाना हो गए। साबिक वफाकी वजीर 2018 के आम इंतखाबात में रावलपिंडी के हल्का PP 10 से आजाद उम्मीदवार की हैसियत से मुंतखब हुए थे। कैमरा टीम के साथ अब्बास नकवी, समा, लाहौर। और करप्शन के खिलाफ जंग में PTI और नून लीग की कारकर्दगी में वाज़ेह फ़र्क है। एहतसाब में हुकूमत की मुदाखलत ना हो तो नताइज अच्छे निकलते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्विटर पैगाम लिखा, हमारी हुकूमत में नैब ने 484 अरब रुपए बरामद किए, जबकि नून लीग के दौर में सिर्फ 290 अरब रिकवर किए गए। 31 माह में पंजाब में 220 अरब रुपए की वसूलियाँ की गईं। करप्शन के खिलाफ जंग, तहरीक इंसाफ के 31 माह, नून लीग के 10 साला दौर पर भारी। वजीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में तफसीली मवाजना पेश कर दिया। इमरान खान का कहना है कि एंटी करप्शन पंजाब की PTI और नून लीगी दौर की कारकर्दगी में फर्क नुमाया है। मौजूदा हुकूमत ने 31 माह में 220 अरब रुपए की वसूलियाँ की। इसके बरक्स नून लीग का रिकॉर्ड खराब रहा। नून लीग ने 10 साल में सिर्फ 2 अरब 60 करोड़ रुपए की सरकारी अराजी वागुजार कराई, जबकि मौजूदा हुकूमत ने 192 अरब की जमीन पर कब्जा छुड़ाया। नून लीग दौर में 43 करोड़ के मुकाबले में हमारे दौर में 2 अरब 35 करोड़ की कैश रिकवरी हुई। मौजूदा हुकूमत में बिलवास्ता रकम बरामदगी का हुजम 26 अरब रुपए रहा, जबकि नून लीग की कारकर्दगी सिफर रही। वज़ीर आज़म का कौमी एहतिसाब ब्यूरो पर भी मुकम्मल एतमाद का इजहार, कहा नैब एहतिसाब के लिए मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। 1999 से 2017 तक नैब ने 290 अरब रुपए वसूल किए, जबकि PTI हुकूमत में 484 बिलियन रुपए बरामद किए गए। मौजूदा हुकूमत मुजरिमों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करती। बिला इम्तियाज एहतिसाब का मौका दिया जाए तो ऐसे नताइज मिलते हैं। नैब ने पाकिस्तान स्टील्स की ज़मीन की गैर कानूनी अलाटमेंट से मुताल्लिक़ तहक़ीक़ात में साबिक़ वज़ीर आला सिंध क़ाइम अली शाह को कल तलब कर लिया है। मज़ीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। जी सुहेल, बताइए। देखिए, जाली अकाउंट स्कैंडल के सिलसिले में ये तहकीकात जारी थी, जिसमें नैब का ये कहना है कि गैर कानूनी तौर पर हुकूमत सिंध और स्टील मिल्स की जो जमीनें थी उनको गैर कानूनी तौर पर अलॉट किया गया था और इस केस में प्ली बार्गेन भी 10 अरब रुपए से ज्यादा की हो चुकी है। इस केस में अब शामिल तफ्तीश किया जा रहा है साबिक़ वज़ीर आला सिंध क़ाइम अली शाह, उनको कल तलब किया गया है। कल दिन 12 बजे उनको नैब ओल्ड हेडक्वार्टर्स में कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश होने की हिदायत की गई है। इससे पहले क़ाइम अली शाह को इसी केस में सवालनामे जारी किए गए थे और उसमें उसी जो उनका जवाब दिया गया है उसी पर मजीद वजाहत के लिए उन्हें तलब किया गया है, क्योंकि नैब का ये कहना है कि क़ाइम अली शाह ने जो बिन कासम में गैर कानूनी तौर पर एक्सचेंज किया गया था गवर्नमेंट की जमीन का प्राइवेट जमीन के साथ, इस केस में भी प्ली बार्गेन हो चुकी हुई है कि मुल्ज़िम इम्तियाज नायत की जानिब से उस पर ही क़ाइम अली शाह को वजाहत के लिए अब तलब किया गया है। आज दिन को उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अबूरी जमानत इस केस में हासिल की थी और अब वो कल पेश भी होंगे। उनके वकील ने इस बात की तस्दीक कर दी है। बहुत शुक्रिया आपका। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने फेडरल बी एरिया के सनती इलाके का दौरा किया। सहाफ़ी ने साइट की टूटी फूटी सड़कों से मुतालिक सवाल किया तो बुरा मान गए, जिम्मेदारी किसी और पर डाल दी। समा ने याद दिलाया कि पीपल्स पार्टी 13 बरसों से सिंध पर राज कर रही है। इस पर मुर्तज़ा वहाब ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। उसकी टेंडरिंग हो चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट उसका अवार्ड हो चुका है। नहीं, एक साथ ये थोड़ी सी मैं इससे इत्तफाक नहीं करूंगा आपकी। अच्छा, आप मुझसे बहस करना चाहें, मैं आपसे बहस नहीं करना चाह रहा। मुझे पता है, आपको सब पता है, हमें कुछ नहीं पता। चलें, ठीक। ये प्रॉब्लम, ये बड़ा प्रॉब्लम है कुछ लोगों के साथ। मैं आपके सवाल में जब बहस नहीं कर रहा आपसे, साइट का बेड़ा गर्क जिन लोगों ने साइट का बेड़ा गर्क किया है ना, मैं उस पर बात नहीं करना चाह रहा था। अभी सत्यानाश कर दिया उन लोगों ने जो शहर के अपने आप को ठेकेदार कहते थे। 13 साल के जो पहले 5 साल थे उसके अंदर जिन लोगों ने बेड़ा गर्क किया है ना, वो साइट को चला रहे थे। इस पे आपके चैनल को मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं ना, तो वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करें।
اور اب کڈنی ہلز ریفرنس میں بڑی پیش رفت آپ کو بتائیں، نیب کو سلیم مانڈوی والا، اعجاز ہارون اور دیگر ملزمان کے خلاف 6 وعدہ معاف گواہ مل گئے ہیں۔ مجموعی طور پر 73 گواہ تیار ہیں۔ وعدہ معاف گواہان نے مجسٹریٹ کے سامنے اعترافی بیان بھی ریکارڈ کروا دیا ہے۔ سہیل رشید کی رپورٹ دیکھیے۔ سابق ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈوی والا اور سابق MD-PIA اعجاز ہارون کی مشکلات بڑھ گئیں۔ کڈنی ہلز ریفرنس میں 6 نامزد ملزمان کا اعتراف جرم، اعترافی بیان بھی ریکارڈ کروا دیے۔ نیب رپورٹ کے مطابق ملزم محمد مناف، محمد الیاس، محمد رفیق طیب اور محمد فاروق وعدہ معاف گواہ بن گئے۔ اوورسیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کی مینیجنگ کمیٹی کے ممبر علی فضل اور سابق اسسٹنٹ رجسٹرار کوآپریٹو ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ سندھ محمد عظیم بھی وعدہ معاف گواہان میں شامل۔ 4 لاٹیز محمد مناف، الیاس، رفیق اور فاروق نے مجسٹریٹ کے سامنے دفعہ 164 کے تحت اعترافی بیان بھی لکھوا دیا۔ اعلیٰ عدالتیں کڈنی ہلز کی زمین کو سرکاری زمین قرار دے چکی ہیں۔ نیب کے مطابق اعجاز ہارون نے 2006 میں 25% شیئرز کے وعدے سے بے نامیوں کو الاٹمنٹ کی۔ اعجاز ہارون نے فراڈ سے عدالتی فیصلوں سے بھی پہلے 1983 کی تاریخ میں الاٹمنٹ ظاہر کی۔ الاٹیز نے خود 164 کے بیان میں کہا یہ الاٹمنٹ دراصل 2006 میں ہوئی تھی۔ اعترافی بیانات کا ریکارڈ سے بھی موازنہ کیا گیا۔ 1983 میں واقعی ایسی کوئی الاٹمنٹ نہیں ملی۔ تو کچھ بات کر لیتے ہیں مہلک وبا کے حوالے سے۔ ملک بھر میں کورونا سے مزید 65 افراد انتقال کر گئے۔ 2700 سے زیادہ کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ مثبت کیسز کی شرح تقریباً 2.5 ماہ کے بعد نیچے آ گئی۔ ویکسینیشن کے لیے 19 سال سے زائد عمر کے افراد کی رجسٹریشن کل سے شروع ہو جائے گی۔ تفصیلات اسلام آباد سے ارحم خان کی رپورٹ میں دیکھیے۔ ملک میں کورونا کے وار میں معمولی کمی، ایک دن میں 65 افراد انتقال کر گئے۔ مجموعی اموات 20,465 ہو گئیں۔ سب سے زیادہ پنجاب میں 36، KP میں 20 اور سندھ میں 6 اموات ہوئیں۔ اسلام آباد میں 2 جبکہ بلوچستان میں 1 شخص جاں بحق ہوا۔ 4,242 مریضوں کی حالت اب بھی تشویشناک ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق 24 گھنٹے میں 59,076 ٹیسٹ کیے گئے۔ 2,724 افراد کا ٹیسٹ مثبت آیا۔ مثبت کورونا کیسز کی شرح 4.61% ریکارڈ کی گئی۔ سب سے زیادہ 1,209 کیسز سندھ سے رپورٹ ہوئے۔ فعال کیسز کی تعداد 60,268 ہے۔ سربراہ NCOC اسد عمر نے ٹویٹر پیغام میں لکھا کہ 19 سال اور زائد عمر کے افراد کی رجسٹریشن جمعرات سے شروع ہو رہی ہے۔ ماہرین صحت کی منظور شدہ عمر کے حصے میں آنے والے تمام افراد اب کورونا ویکسین سے مستفید ہو سکیں گے۔ ارحم خان، سما، اسلام آباد۔ جان کی قیمت صرف 800 روپے۔ ماجرا جانیے کچھ ہی دیر میں۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کے اساتذہ کو کورونا سے بچاؤ کی ویکسین لگانے کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ میڈیکل یونیورسٹیز کے طلباء کو بھی ویکسین لگے گی۔ ادھر میٹرک اور FA کے امتحانات کا شیڈیول بھی تیار کر لیا گیا ہے۔ دانیال عمر کی رپورٹ۔ پنجاب کے اساتذہ کے لیے اچھی خبر، لاہور سمیت پنجاب بھر کے اساتذہ کو ویکسین لگے گی۔ پہلے مرحلے میں لاہور کے 17,000 اساتذہ کی ویکسینیشن کی جائے گی۔ گورنمنٹ پائلٹ ہائی اسکول وحدت روڈ میں قائم سینٹر 28 مئی سے کام شروع کرے گا۔ محکمہ صحت پنجاب نے 27 مئی سے تمام سرکاری اور نجی میڈیکل یونیورسٹیز اور نرسنگ کالجز بھی کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ طبی تعلیمی اداروں کے تمام سٹاف اور طلباء کو بھی ویکسین لگائی جائے گی۔ MBBS اور BDS کے تیسرے اور چوتھے سال کے طالب علم ہی آ سکیں گے۔ دوسری جانب محکمہ اسکول ایجوکیشن پنجاب نے صوبے بھر کے اسکولوں میں گرمی کی چھٹیاں 1 ماہ کرنے کی تجویز دے دی۔ تجویز کے مطابق جون میں کلاسز کا آغاز کر کے امتحانات منعقد کیے جائیں۔ جولائی میں گرمی کی چھٹیاں دیکھ کر اگست سے نئے سیشن کا آغاز کیا جائے۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن پنجاب نے بورڈ امتحانات کا شیڈول بھی تیار کر لیا۔ 26 جون سے 12ویں جماعت کے امتحانات کا آغاز ہوگا۔ 15 روز بعد میٹرک کے امتحانات ہوں گے، جبکہ 9ویں اور 11ویں جماعت کے امتحانات ستمبر میں لیے جائیں گے۔ دانیال عمر، سما، لاہور۔ امتحانات ملتوی کرو، سیالکوٹ میں انٹرمیڈیٹ کے طلباء نے احتجاج کیا۔ اپنے فیورٹ وزیر تعلیم کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ شہزاد احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ سیالکوٹ کی سڑکوں پر احتجاج، وزیر تعلیم کے خلاف نعرے۔ یہ وہی طالب علم ہیں جو چھٹیوں اور آن لائن کلاسز کی حمایت کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی وزیر تعلیم نے پروموٹ کرنے کے بجائے امتحانات کا اعلان کیا تو ان کے رنگ اڑ گئے۔ شفقت انکل سے مزید شفقت کا مطالبہ کر دیا۔ ہمارا مطالبہ بس اتنا ہے کہ ہمیں ہمارے جو ایگزامز ہیں وہ یا تو ملتوی کر دی جائیں تاکہ ہمیں
थोड़ा वक्त मिले तैयारी का, और या तो कैंसिल कर दी जाए, क्योंकि हमारी जान इन पेपरों से ज़्यादा कीमती है। अगर पढ़ा होगा तो फिर आसान होगा, जिन्होंने पढ़ा ही नहीं, पढ़ाया नहीं तो फिर आसान मुश्किल क्या, अगर पढ़ा हो तो मुश्किल भी नहीं, कोई बात नहीं। शहर इकबाल के इन तलबा को अपने मुस्तकबिल की कितनी फिक्र है। समा ने आसान सवालात किए मगर ये जवाब न दे सके। अल्लामा इकबाल साहब की अल्लामा इकबाल की पैदाइश है 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान हुआ। तलबा ने घंटा घर और अल्लामा इकबाल चौक पर एहतिजाज किया। शहरियों का कहना है कि ये वो तलबा हैं जिन्होंने सारा साल ऑनलाइन तालीम से इस्तिफादा नहीं किया और अब इम्तहानात से फरार हासिल करना चाहते हैं। कैमरामैन एज़िक के साथ शहजाद अहमद, समा, सियालकोट। लाहौर में इंसानियत शर्मा गई। मोबाइल फ़ोन की किस्त के 800 रुपये अदा न करने पर इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान के मुलाजमीन ने शहरी के घर पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से खातून जाँ बहक, उसका शौहर और देवर जख्मी हुए। जहांगीर खान की रिपोर्ट। सिर्फ 800 रुपये अदा न करने पर झगड़ा, खातून की जान ले गया। वाकया पेश आया फैक्ट्री एरिया की हुदूद में। रबिया के देवर ने मोबाइल की किस्त 2800 रुपए की बजाय 2000 अदा की। बकाया 800 रुपए न देने पर झगड़ा हुआ तो इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान के मुलाजमीन ने घर आकर फायरिंग कर दी। हम मुतालबा इंसाफ का करते हैं, ये लोग उनके साथ मिले हैं, ये बिल्कुल भी ताउन नहीं कर रहे। इनके ताउन का ये मामला है कि अब जाके पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को अंदर लेके जाएंगे। फायरिंग की जद में आकर रबिया जाँ बहक जबकि उसका शौहर और देवर जख्मी हो गए। उसने आगे अंदाज़ फायरिंग की है और जिसमें सिस्टर मेरी है जो उसकी डेथ हो गई थी और जो बहनोई थे मेरे, उनकी टांगों में 2 लगे हैं और उसका भाई है जो, उनकी भी टांगों में दोनों टांगों में एक लगा है। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके एक नामजद मुलजिम को गिरफ्तार किया है जबकि दूसरा ताहाल मफरूर है। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। मुल्तान में मुबैना तौर पर अताई की दवाई से 3 बच्चों की हलाकत का मामला अभी सुलझा न था कि बच्चों के वालिद की पुरस्रार मौत ने गुत्थी और सुलझा दी है। राशिद हमीद की रिपोर्ट देखिए। यह है मुल्तान का इलाका हामिदपुर, जहां अताई की मुबैना दवाई से 3 मासूमों की जान चली गई। मामला इस वक्त मजीद उलझ गया जब मुकदमे का मुद्दई बच्चों का वालिद खादिम हुसैन घर में पुरअसरार मौत का शिकार हो गया, मगर बुरसा खादिम हुसैन की मौत को खुदकुशी करार दे रहे हैं। दवाई में को दसी भी नहीं, एंड तक पूछा दवाई नहीं दसी, कुछ खा के दिए जिन्हें खा दिया सब बेच के ना से। इसने भी वही दवाई खाई है जैसे बच्चों की दवाई थी ना, उसी हाल में ये है। अब कोई आएगा, कन्फर्म होगा, रिपोर्टें या टेस्ट, हम तो कुछ नहीं कह सकते ना, ऐसे कह दे ये फलां हो गया, ये तो हम कोई प्रूफ वाली बात नहीं है। अफसोसनाक वाक़े पर बुरसा गम से निडाल हैं। पुलिस ने गुत्थी सुलझाने के लिए बच्चों की वालदा की कड़ी निगरानी शुरू कर दी। हम तो कोशिश कर रहे हैं, अपनी ट्राई कर रहे हैं, हर पहलू से PSF को बुलाया, CRO बुलाया, हम तो अपनी पूरी तफ्तीश कर रहे हैं। जो भी बात सामने आएगी इंशाल्लाह वो उसके मुताबिक कार्रवाई करेंगे। पुलिस ने वाक़े के मुहर्रकात का पता लगाने के लिए खादिम हुसैन की मैयत पोस्टमार्टम के लिए निश्तर अस्पताल मुंतकिल करके तहकीकात का दायरा वसी कर दिया है। कैमरामैन अदनान साल के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। कोयटा में CTD की दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 4 दहशत गर्द हलाक और 2 फरार हो गए। मुजीबुल्लाह की रिपोर्ट। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने कोयटा में दहशत गर्दी का बड़ा मंसूबा बनने से कबल ही नाबूद कर दिया। खुफिया इतला मिलने पर कोयटा के इलाके गबर्ग में कंपाउंड पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान दहशत गर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में 4 मुबैना दहशत गर्द हलाक, जबकि रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए 2 दहशत गर्द राय फरार इख्तियार करने में कामयाब हो गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक कार्रवाई के दौरान हलाक होने वाले दहशत गर्दों का ताल्लुक कालदम तंजीम से था, जो सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और दीगर तकरीबकारी में मुलविस थे। दहशत गर्दों के ज़ेरे इस्तेमाल कंपाउंड से असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। शोरकोट के नवाही इलाके हवेली बहादुर शाह में 9 माह की बच्ची मुबैना तौर पर बाप के हाथों कत्ल। नानी ने इल्जाम लगाया कि बाप बच्ची को मारने के बाद फरार हो गया। बात करेंगे अरशद खान से। अरशद, बताइए पुलिस की क्या तफ्तीश है इस मामले में? आज बिल्कुल पुलिस जो है अभी तफ्तीश कर रही है। ये अफसोसनाक वाकया जो है वो झंग के इलाके थाना बरियाम वाला की हदूद हवेली बहादुर शाह में पेश आया, जहां जल्लाद बाप ने अपने ही हाथों से अपनी 1 साला बेटी फातिमा को जो है वो मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक इमरान नामी शख्स की बीवी जो है वो नाराज होकर मैके गई हुई थी। वो उससे मनाने के लिए
جب گیا تو دونوں میں طلق کلامی ہو گئی اور عمران نے غصے میں اپنی 1 سالہ معصوم بچی کو اٹھا کر زمین میں دے مارا، جس کی وجہ سے اس کی موت جو ہے وہ واقع ہوئی ہے۔ ملزم عمران موقع سے فرار ہو گیا ہے۔ پولیس نے بچی کی لاش جو ہے وہ تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دی ہے اور واقعے کی جو ہے وہ تفتیش کی جا رہی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جلد ملزم کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا جائے گا، جس کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ تفصیل کے لیے آپ کا شکریہ ارشد خان۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں یومیہ کاروباری حجم کے تمام سابقہ ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں۔ ایک دن میں 1 ارب 24 کروڑ 40 لاکھ شیئرز کا لین دین ہوا۔ ورلڈ کال کا حصہ 77 کروڑ شیئرز کی تجارت کے ساتھ کاروباری حجم میں پہلے نمبر پر رہا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے نئے ریکارڈ میں ورلڈ کال کا اہم کردار رہا۔ اسٹاک مارکیٹ 511 پوائنٹس کے اضافے سے 46,812 پوائنٹس پر بند ہوئی ہے، تو ورلڈ کال کا حصہ 77 کروڑ شیئرز کی تجارت کے ساتھ کاروباری حجم میں پہلے نمبر پر رہا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے نئے ریکارڈ میں ورلڈ کال کا اہم کردار رہا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں تیزی دیکھنے میں آئی۔ اسٹاک مارکیٹ 511 پوائنٹس کے اضافے سے 46,812 پوائنٹس پر بند ہوئی۔ ٹیکنالوجی کی دنیا میں بڑی پیش رفت، فیس بک نے پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری کا فیصلہ کر لیا۔ نیا ٹیل کے ساتھ مل کر 8 بڑے شہروں میں نیا فائبر نیٹ ورک لگانے کا اعلان۔ آن لائن کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا۔ ظہیر علی کی رپورٹ دیکھیے۔ انٹرنیٹ کی کم سپیڈ سے پریشان پاکستانیوں کے لیے بڑی خوشخبری۔ فیس بک پاکستان میں انٹرنیٹ کے فروغ کے لیے سرگرم۔ سماجی رابطے کی معروف ترین ویب سائٹ کا نیا ٹیل کے ساتھ مل کر پاکستان میں پہلی بڑی سرمایہ کاری کا فیصلہ۔ فیس بک نے نیا ٹیل کے اشتراک سے ملک کے 8 بڑے شہروں میں 2 سال کے اندر نیا فائبر نیٹ ورک لگانے کا اعلان کر دیا۔ 1.5 کروڑ نئے موبائل صارفین تیز رفتار انٹرنیٹ حاصل کر سکیں گے۔ نیا ٹیل کے ٹیکنالوجی آفیسر عقیل خورشید نے منصوبے کو ڈیجیٹل انقلاب کی نوید قرار دیا۔ بزنسز ہیں، اسپیشلی چھوٹے اور بڑے بزنس ہیں جن کے پاس اچھی کنیکٹیوٹی نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے، جو سکولز کنیکٹ ہوں گے، اس کا ہاسپٹلز کنیکٹ ہوں گے، ان سارے ایریوں میں 4G اور 5G کے ٹاورز کو فائبر کے ساتھ کنیکٹ کریں گے۔ فیس بک ایشیا کے رابطے کے سربراہ ٹام ورگس کہتے ہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کا یہ پہلا منصوبہ ہے۔ پاکستان میں براڈ بینڈ اور فائبر انفراسٹرکچر کو مضبوط بنایا جائے گا۔ ظہیر علی خان، سما، اسلام آباد۔ مغلیہ دور کا صدیوں پرانا خوبصورت اور منفرد ہنر ویکس پینٹنگ معدومی کے خطرے سے دوچار، لیکن پشاور کا 70 سالہ ریاض احمد آباء و اجداد کے فن کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ تمغہ امتیاز کا اعزاز پانے والے ہنر مند سے ملوا رہے ہیں سما کے نمائندے عبدالرحمان۔ میرا نام ریاض احمد ہے، میں یہ ویکس پینٹنگ کا کام کرتا ہوں، جو کہ میرے آباء و اجداد بھی یہ کام کرتے تھے۔ السی کا بیج ہے، اس کو گرم کر کے تو ایک لکوڈ سا ہو جاتا ہے، اس میں ہم چاک اس میں مکس کر دیتے ہیں، تھوڑی تھوڑی ہاتھ پہ رکھ کے اس سے جو ہے تو وہ چیزیں بناتے ہیں۔ اس کے اوپر پھر بن جائے تو یہ کلر کر دیتے ہیں۔ اس میں سوٹ بنتے ہیں، فلور کشن بنتے ہیں، ٹیبل کلاتھ بنتے ہیں، ہیڈ اسکارف بنتے ہیں۔ بے شمار میں نے ایوارڈ لیے۔ پھر 2012 میں جو ہے تو 23 مارچ مجھے تمغہ امتیاز سے جو ہے تو نوازا ہے۔ پورے ملک میں جو ہے تو میں اور میرا بیٹا ایک ہے بس، اور یہ کام جو ہے تو اب آہستہ آہستہ اور بھی اندھیرے میں چلا جائے گا۔ لوگ اس کو سیکھیں اور اس کو زندہ رکھیں، اور اپنے صوبے کا، اپنے ملک کا جو ہے تو یہ ایک ہنر جو ہے یہ زندہ رہے۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے سما۔